रवीश कुमार, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 17 अगस्त रविवार की दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आई है। रविवार को ही बिहार के सासाराम से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। दोपहर के वक्त राहुल गांधी सासाराम में सभा करेंगे और फिर उसके बाद 4 बजे के आसपास उनकी यात्रा शुरू होगी। 3 बजे दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। गोदी चैनलों पर वैसे भी वोट चोरी के खिलाफ यात्रा का किस तरह से कवर होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, लेकिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख, दिन और समय देखिए तो साफ पता चलता है इसकी रणनीति कितनी राजनीतिक है। जिस समय राहुल गांधी रैली या यात्रा कर रहे होंगे उसी समय गोदी चैनलों पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण होगा और आयोग के दावे चलने लगेंगे और बहस की दिशा कहीं और चली जाएगी। सवाल है कि चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एसआईआर, राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने की नीयत से बुलाई गई है या वोट चोरी के आरोपों को टीवी से गायब करने की रणनीति को ध्यान में रखकर बुलाई गई है। जब से बिहार में एसआईआर शुरू हुआ है जून 25 से, तब से चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग हो रही है मगर नहीं हुई। ऐसे में क्यों ना आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख को राजनीतिक नजर से देखा जाए। बिहार के सासाराम से वोट अधिकार यात्रा की घोषणा 7 अगस्त के दिन हो गई थी, लेकिन शिबू सोरेन के निधन के कारण टल गई। 8 अगस्त को बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली हुई, तब भी चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 17 अगस्त से 1 सितंबर तक 16 दिनों की यात्रा पर राहुल गांधी निकल रहे हैं और चुनाव आयोग उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करता है। क्या यह नया संयोग है या कोई पुराना ही प्रयोग है? तो चुनाव आयोग का जवाब कितना आयोग के अनुसार होगा और कितना राजनीति के अनुसार, रविवार 17 अगस्त को आपको जानने का मौका मिलेगा। हम आपको बता दें, अगर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो यह उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 19 फरवरी 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो क्या वे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह आवेदन दिखाएंगे कि किस राजनीतिक दल ने उनसे लिखकर एसआईआर की मांग की थी? बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर क्यों कर रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि जहां भी चुनाव हो वहां 6 महीना या 1 साल पहले एसआईआर ना हो। इस पर उनका क्या कहना है? क्या उन्होंने नायडू का सुझाव रिजेक्ट कर दिया है? मुझे पता नहीं यह सब सवाल पूछे जाएंगे या नहीं। सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि बिहार में एसआईआर की घोषणा 24 जून को एक प्रेस नोट से क्यों की गई? इतने बड़े अभियान की घोषणा प्रेस नोट से की जाती है। 8 करोड़ वोटर से जुड़ा मामला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों नहीं इसकी घोषणा की गई? उम्मीद है मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की भी वजहें बताएंगे। एसआईआर को लेकर कितनी रिपोर्ट आई, क्या उन सवालों के भी जवाब क्रमवार दिए जाएंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने हिसाब से दावे होंगे? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और उनकी नौकरी की शर्तों को लेकर संविधान में पर्याप्त सुरक्षा दी गई है कि उनके कार्यकाल के दौरान कोई बदलाव नहीं कर सकता। यह इसलिए है ताकि चुनाव आयुक्त बिना किसी दबाव के काम कर सकें। लेकिन 1.5 महीने तक क्यों चुप रहे? उन्हें किस बात का डर रहा या फिर विपक्ष की बात सही है कि आयोग के बर्ताव में अहंकार दिखाई देने लगा है? देखिए रवि जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना मिली है कि माननीय चुनाव आयोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मतलब इसे इंतजार क्यों करना था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बावजूद 2 बार के आग्रह के हठधर्मिता दिखाना और तब जब स्पेसिफिक दिशा निर्देश बीते दिनों दिया गया है तब संभवतः इन्हें ख्याल है। इनफैक्ट अब मैं समझता हूं एक तरह का जो बार बार हम लोगों ने देखा अहंकार हावी सा हो चुका है और कोई भी संस्था, खास करके चुनाव आयोग जो लोकतंत्र के लिए एक प्रहरी की भूमिका निभाती है, उसकी कार्यशैली में अहंकार नहीं आना चाहिए, उसको सुनने आना चाहिए। अभी भी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए तो हमारी उम्मीद होगी कि विपक्ष के नेता अगर कोई आपसे आपत्ति दर्ज करते हैं, शिकायत आपके पास ले जाते हैं तो उसका समाधान करिए।
बातचीत करिए, मिसलीडिंग का तबका ना लगा दे। दूसरी चीज जो मैं मानता हूं कि अभी भी जो प्रेस टाइमलाइन है इस पूरे मसले पे, उसमें आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, खास करके वैसे लोग जो बिहार से बाहर पलायन करके रह रहे हैं लेकिन वोटर बिहार के हैं। अब इस विंडो में मैं समझता हूं कि अगर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, और वो आप कैसे होंगे, आपका उद्देश्य होना चाहिए मैक्सिमम इंक्लूजन। एक्सक्लूजन आपका उद्देश्य सा दिख रहा था बीते दिनों। उम्मीद है इस कार्यशैली में बदलाव होगा। और हां, लेवल प्लेइंग फील्ड आपका एक दूसरा मैंडेट है, बहुत महत्वपूर्ण मैंडेट है, जिसको खत्म होते हुए हमने बीते वर्षों में देखा है, वो रिस्टोर करिए। उसके लिए आप कल क्या संदेश देते हैं? पूरा जुलाई गुजर गया, आधा अगस्त बीत गया, मगर आयोग ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। विपक्ष के 300 सांसदों ने आयोग के मुख्यालय तक मार्च का आयोजन किया, मार्च नहीं करने दिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तब भी चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 17 अगस्त को ही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अच्छी बात है, चुनाव आयोग यह नहीं कह सकता कि मामला कोर्ट में था इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। राहुल गांधी से लेकर योगेंद्र यादव के ट्विटर पोस्ट पर मिसलीडिंग का ठप्पा तो लगा रहे थे, जिला निर्वाचन अधिकारी सही खबरों को भी नकार तो रहे थे, अजीत अंजुम के खिलाफ शिकायत की भी खबरें आई। ठप्पा ही लगाना था मिसलीडिंग का तो अनुराग ठाकुर के उस दावे पर भी लगा देते कि 5 लोकसभा और 1 विधानसभा में वोटों की चोरी हुई है। अगर चुनाव आयोग यह सब कर रहा था तो कोर्ट में मामला चलते हुए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे सवालों की संख्या बढ़ती गई, आयोग की चुप्पी पसरती गई। इसलिए यह बहाना नहीं चलेगा कि मामला कोर्ट में था इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। अनेक प्रमाण दिए जा सकते हैं कि इसी दौरान चुनाव आयोग अलग अलग तरीके से बोल रहा था, विपक्ष के दावों का खंडन कर रहा था, सूत्रों के जरिए बोल रहा था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकता था? उम्मीद है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 17 अगस्त की दोपहर देश को बताएंगे कि चुनाव आयोग का यह सूत्र कौन है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सूत्रों की तरफ से ये कहा गया है। सूत्र या ज्ञानेश? नहीं, ज्ञानेश जी ने नहीं, ज्ञानेश गुप्ता ने नहीं बोला। नहीं, ये कहा गया है कि आप, अब ये सूत्र कौन है पहले तो उसका नाम बताइए। ये कहा जा रहा है कि आप लाखों जो एजेंट बनते हैं, जो जब चुनाव की प्रक्रिया होती है, जो टीचर्स, आंगनबाड़ी, उनकी इंटेग्रिटी पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए अब उनके पीछे छिपेंगे। भाई चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ज्ञानेश गुप्ता जी की है, उनके सोर्सेज की नहीं है, उनकी खुद की है। और अगर सवाल पूछे जाएं तो जवाब देने की भी जिम्मेदारी सोर्सेज की नहीं है, ज्ञानेश गुप्ता की है। अब जब सवाल पूछे गए, ना केवल कांग्रेस द्वारा पूछे गए, भाजपा ने भी पूछ डाले। ज्ञानेश गुप्ता जी को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक प्रेम पत्र अनुराग ठाकुर जी को भी भेज देते, हमें तो तुरंत भेज दिया था। लव लेटर तुरंत आया, राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आप में से कोई सवाल पूछ रहा था, अचानक आपका सवाल भी बदल गया कि साहब लव लेटर आया है। तो ये लव लेटर क्या सिर्फ कांग्रेस के लिए है, बीजेपी के लिए नहीं है? मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे। उम्मीद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल इस तरह से पूछे जाएंगे कि पता चले कि पत्रकारों ने मुख्य सवाल रखे हैं। गोदी मीडिया के इस दौर में आप यह भी देख सकेंगे कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्या नहीं पूछे जाते हैं। चुनाव आयोग को संविधान ने इसीलिए तो स्वायत्त बनाया है। क्या चुनाव आयोग में हिम्मत है कि वह बिहार में एसआईआर को जमीन से करने वाले पत्रकारों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाए और उन्हें प्रश्न पूछने का पर्याप्त मौका दिया जाए? चुनाव आयोग को आधिकारिक रूप से ऐलान करना चाहिए कि ऐसे पत्रकार जरूर आए जो बिहार कवर करने गए थे, यूट्यूबर भी आए जिन्होंने बिहार में एसआईआर को कवर किया है। क्या आयोग ऐसा कर पाएगा? हम सभी जानते हैं कि अजीत अंजुम ने यूट्यूब पर इस मुद्दे को कितना कवर किया। क्या अजीत अंजुम को चुनाव आयोग बुलाएगा? न्यूज लॉन्ड्री की सुमेधा मित्तल ने कई रिपोर्ट की। पूनम अग्रवाल चुनाव आयोग के नियमों और उसके आदेशों को ठीक से जानती पड़ती रही हैं। क्या उन्हें बुलाने की हिम्मत आयोग कर पाएगा? रिपोर्टर्स कलेक्टिव की आयुषी कार, हर्षिता मनवानी, गायत्री सप्रू को सवाल पूछने का मौका मिलेगा? इंडियन एक्सप्रेस की दामिनी नाथ और संतोष सिंह को मौका मिलेगा?
यूट्यूबर स्वराज टाइम्स के संतोष सिंह को भी बुलाया जाएगा, भास्कर के उन संवाददाताओं को भी बुलाया जाएगा जिन्होंने रिपोर्ट छापी है, मगर भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में उनके नाम नहीं दिए हैं। इलेक्शन कमीशन से सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ सवाल बिहार एसआईआर पर और कुछ सवाल राहुल गांधी द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करूंगी। बिहार एसआईआर से रिलेटेड पहला सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन हमें ये बताएं, जो 65 लाख वोटर्स का नाम उन्होंने डिलीट किया, उनमें से जो मृत थे और जो माइग्रेट करके बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट में चले गए, ये पता करने के लिए उनके अफसरों ने क्या पैरामीटर्स फॉलो किए, क्या प्रोसेस फॉलो किया। 1 महीने के पीरियड में उन्हें इतने सारे लोगों के बारे में कैसे पता चला कि वो मर गए हैं या वो माइग्रेट कर गए हैं। ये फिगर बहुत बड़ा है। इनफैक्ट कुछ लोग जिनका नाम मृत के लिस्ट में था वो सामने भी आ गए, वो जिंदा है, वहीं रह रहे हैं। तो ऐसे एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पल्स तो कोर्ट में भी आ गए थे, सुप्रीम कोर्ट में। तो आखिर इलेक्शन कमीशन हमें पहले ये बताए कि क्या पैरामीटर्स उन्होंने अपनाए और किस तरह से ये आंकड़ा उन्होंने कंपाइल किया। दूसरा सवाल ये है कि ये जो बिहार एसआईआर हो रहा है, ये भारत में पहली बार ऐसा प्रोसेस हो रहा है जहां पर वोटर लिस्ट को पूरा स्क्रैप खत्म कर दिया जा रहा है और अफ्रेश यानी नई तरीके से बनाया जा रहा है। जहां इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि 2003 में भी इसी तरह का एक रिवीजन जो कि इंटेंसिव इन नेचर था हुआ था 2003 में, और आपका ये भी कहना है, कोर्ट में आपने ये कहा कि वहां पर उस समय भी सिटीजनशिप प्रूफ मांगे गए थे। तो अब आप ये बताएं, पहला कि आपने जब कोर्ट में ये बोला कि सिटीजनशिप प्रूफ जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट और 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपने और मेंशन किए मांगे गए थे, तो आपने उस क्लेम के साथ कोर्ट में वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं लगाया जो कि इलेक्शन कमीशन ने उस समय जारी किया। दूसरी बात, ये आपके वेबसाइट में भी मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर सारे नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीजेस उनके वेबसाइट में मौजूद होते हैं और मिल जाते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है। तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन उस नोटिफिकेशन को पब्लिक कराए, ताकि लोगों में जो जिज्ञासा है ये भी खत्म हो जाए, जो सवाल उठ रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं मांगा गया था। इनफैक्ट कई लोग बिहार के ही जो लोग उस समय जिंदा थे और इनफैक्ट कई लोग जो बिहार में उस समय रह रहे थे उन्होंने ये पूरा प्रोसेस देखा था, लेकिन उनका भी ये कहना है कि उस समय कुछ भी इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड था। कुल मिलाकर 4-5 पत्रकार ही हैं जिन्होंने जमीन से एसआईआर को कवर किया है। उनके सवाल बिल्कुल अलग हो सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चाहे तो अजीत अंजुम को अलग से इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास कई सवाल पूछने के लिए होंगे। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार नॉन रिकमेंडेड की कैटेगरी को लेकर सवाल करेंगे, जो सवाल योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया और जिसका जवाब आयोग ने अपने हलफनामे में नहीं दिया? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त नॉन रिकमेंडेड कैटेगरी को लेकर कुछ बोलेंगे? हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, कहा कि कृपया चुनाव आयोग से कहिए कि वो इसका जवाब दे कि क्या ये नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ नामक कैटेगरी है कि नहीं है, अगर है तो इसका आधार क्या है, और कम से कम हमें संख्या तो बताइए। कायदे से उस व्यक्ति